Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 23 मार्च 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पपुआ न्यू गिनिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसको किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन नंबर बी द यूएनईपी सेक्रेटेरिएट, या ऑप्शन नंबर सी द यूएनएफसीसीसी सेक्रेटेरिएट, या फिर ऑप्शन नंबर डी द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों थंबनेल में आपने इसके बारे में पढ़ ही लिया होगा। हुआ क्या है, कल से ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये टॉपिक इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाओं में। यूएस के अंदर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स ने एक जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया है। अभी ये टर्म समझेंगे, जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। आज आपको ये भी पता चलेगा कि आखिरकार जो पिग्स के ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के ऑर्गन के साथ में क्यों इतने मैच करते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, वो भी आज हम जानेंगे। तो रिपोर्ट यहाँ पर यह बताती है कि किडनी पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर जब आपको पता होगा ऑर्गन डोनेशंस के आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो देश भर क्या है, पूरे दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई उनको कोई ना कोई व्यक्ति ऑर्गन डोनेट कर दे। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लिस्ट होती है, लोगों को रजिस्टर करवाना होता है कि हाँ हम ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, फिर वो डोनर को दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोगों को ज़रूरत है ऑर्गन्स की, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन ऑर्गन्स का डोनेशन बहुत कम है। तो ये जो लोग हैं जिनको अंग की, अपने शरीर में कुछ ना कुछ ऑर्गन की जो ज़रूरत है, उसमें किडनी वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों, जिनको किडनी की आवश्यकता है। और यहीं पर एक नया चीज़ निकल कर आया कि अगर किडनी ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं, सूअर की किडनी का यूज़ किया जा सकता है। तो अभी सक्सेसफुली ये काम किया गया। एक लिविंग पेशेंट, एक ऐसे मरीज जिनकी उम्र 62 साल है, ठीक है, तो उनके बॉडी में ये पिग की किडनी लगाई गई है दोस्तों, और वो सक्सेसफुली काम कर रही है। धीरे धीरे जो वो मरीज हैं उनकी जो बॉडी है वो रिकवर कर रही है। ये बात यहाँ पर बताई गई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर में, तो जिसके बारे में चर्चाएं लगातार हुई। तो अपने आप में दोस्तों यहाँ पे जीनो ट्रांसप्लांटेशन की फील्ड में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसको कह सकते हो। ये एक हिस्टोरिक सर्जरी है जो कि ये सैटरडे में कंडक्ट की गई। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड में या दुनिया में, पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है जहाँ पर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग की किडनी का हमने यूज़ किया और एक जीवित इंसान के बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट किया। हालांकि पहले कुछ कोशिशें हो चुकी हैं। पहले आपको पता होगा पिग्स का जो हार्ट है ना, सूअर का जो दिल है, वो लगाया गया था एक इंसान के अंदर में। ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, लास्ट ईयर या उससे पिछले साल की है। तो ऐसे ही चर्चाएं हो रही हैं। अब बात है यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का पूरा मामला क्या था वो मैंने आपको बता दिया। प्लस जो पेशेंट थे दोस्तों उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, वो बुजुर्ग हैं, 62 ईयर्स की यहाँ पर उनकी एज बताई जा रही है। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर वो सर्वाइव कर पाए, ये हमारे लिए बेटर है। और दूसरी चीज़, उनकी बॉडी रिकवर कर रही है। तो आने वाले समय पर इस आर्टिकल्स के ऊपर कई सारी जो चर्चा है वो भी हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, थोड़ा सा कुछ डेटा ध्यान रखना है। जैसे बोला यह जा रहा है कि अभी भी ना, अगर हम आज के समय में देखें, 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको किडनी की आवश्यकता है।
कि भाई उनकी किडनी मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि उनकी किडनी डैमेज है, इस चक्कर में बॉडी सही से काम नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर इसको बोला जा सकता है। अब हम ये समझेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि जो पिग के ऑर्गन्स हैं उनसे एक आशा बनी हुई है लोगों में। अब वो पिग के ऑर्गन से आशा है क्या एग्जैक्टली, वो भी यहाँ पर समझेंगे। इसके पीछे का साइंस क्या है ज़रा इसको देखना। पहले एक जो टर्म है उसके बारे में जानना है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई एक टर्म जीनो ट्रांसप्लांटेशन है, क्या आप उसके बारे में जानते हो, क्या होती है टर्म? इसका मतलब है ह्यूमन ऑर्गन्स जो है दोस्तों, ह्यूमन ऑर्गन्स को किसी दूसरे मैमल के ऑर्गन्स के साथ में रिप्लेस कर देना। जैसा अभी हमने यहाँ पर किया, एक इंसान का अंग खराब था, उसकी जगह हमने सुअर का यहाँ पर एक ऑर्गन लगा दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। अगर आप पिग के ऑर्गन्स और ह्यूमन ऑर्गन्स के बीच में मैचिंग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो हार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो दिल है, ये एक इंसान का दिल है, लेकिन पिग का हार्ट भी कुछ सिमिलर है। किडनी की बात करेंगे तो एक इंसान की किडनी है, और ये यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक सुअर की किडनी है। लिवर की बात करोगे ये भी काफ़ी सिमिलर है, और लंग्स की बात करोगे तो इसमें भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। तो पिग के जो ज़्यादातर ऑर्गन्स है दोस्तों, वो ह्यूमंस के ऑर्गन्स के जो शेप्स हैं उनके साथ में पूरी तरह से मैच करता हुआ नजर आता है। वो खुद इस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन किया गया। लेकिन पता है, क्वेश्चन एक सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, इससे कोई बीमारी नहीं फैलेगी? क्योंकि पिग से जो बहुत सारे वायरसेस हैं वो इंसान में पहुंच सकते हैं, हम तो यहाँ पे सीधा ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? हाँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि आखिरकार हम यहाँ पे ऑर्गन्स, जो सुअर के ऑर्गन है, वो ज़्यादातर कैसे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, जब मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया। मैंने आपको यहीं पर एक वर्ड यूज़ किया था, पता होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना। ये देखो अंडरलाइन भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी का यूज़ किया है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी क्या है, ज़रा इस चीज़ को समझना दोस्तों। होता एग्जैक्टली यहाँ पर यह है कि सुअर के जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते। उसमें सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पिग्स की, तो इनमें जो जीन प्रेजेंट है, जैसे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ना जीन है, RNA DNA, इनके बॉडी में जो जीन प्रेजेंट है दोस्तों, उसमें CGTA1 के 2 जीन्स हैं। 2 कॉपीज बनाई जाती हैं इनके बॉडी के अंदर में, 2 कॉपीज होती हैं GGTA1 की, जो कि ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ये 2 कॉपीज हैं तो इससे जो यहाँ पर पिग के सेल्स हैं वो एक इंसान के इम्यून सिस्टम को पूरा बर्बाद कर सकते हैं। तो ऑर्गन लगाने से वो इंसान की और हालात खराब हो सकते हैं सही होने के बजाय। यही हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे साइंस का यूज़ करके नया सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन ये किया गया, साइंटिस्ट ने यहाँ पर दोस्तों कुछ पिग्स का इस्तेमाल किया, उनके बॉडी में जो उनके जो जीन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया, बदलाव किए। तो ये जो GGTA1 जीन है दोस्तों, इसके अंदर चेंजेस करे गए। चेंजेस में क्या हुआ, पहला काम, जो फीमेल पिग थी, फीमेल पिग में से जो काफ़ी खतरनाक सेल थे पहले तो वो यहाँ पर रिमूव करें। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके सेल में, जैसे मैंने बोला ना 2 जीन प्रेजेंट है, 2 कॉपीज है GGTA1 की, यही सबसे गलत है। तो GGTA1 की जो ये 2 कॉपीज हैं, इनमें से एक कॉपी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया नॉन वर्किंग कॉपी के साथ में, यानी एक कॉपी हटा दी, उसकी जगह नॉन वर्किंग कॉपी डाल दी, यानी वो काम नहीं करेगी। अब क्या रह गया, केवल एक जीन रह गया। अब क्या है, जो ये मॉडिफाइड सेल था इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये मल्टीप्लाई होने लगा अपने पूरे के पूरे कल्चरल डिश के अंदर में, धीरे धीरे यहाँ पर, यानी कि एग जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो मॉडिफाइड सेल था जिसको हमने पूरी तरह से बदल दिया है, अब इस मॉडिफाइड सेल के जो DNA है वो यहाँ पर लिया जाएगा, और उस DNA को एक अनफर्टिलाइज्ड पिग एग सेल्स में इंजेक्ट किया जाएगा। यानी एक ऐसा, मतलब पिग का एग जो कि अभी अनफर्टिलाइज है, हमें क्या करना है, उसको फर्टिलाइज करना है ताकि वो एक धीरे धीरे एक बच्चे का शेप ले सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी मॉडिफाइड सेल्स के जो DNA है उसको लेंगे, लेने के बाद में एक अनफर्टिलाइज्ड पिग एग सेल्स के अंदर में उसको डाल देंगे। अब क्या होगा, वो जो एग है वो दोस्तों यहाँ पर फीमेल पिग के अंदर में इम्प्लांट होने लगेगा। तो अब क्या है, ये जो फीमेल पिग है प्रेग्नेंट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके जीन में बहुत चेंजेस हो चुके हैं। एक जीन तो सीधा खत्म कर दिया है ना। प्रेग्नेंट होने के बाद में अब 5वें स्टेज में जब देखोगे, ये जो प्रेग्नेंट कह सकते हो पिग था, इसने एक दूसरे पिग को जन्म दिया। अब जो यहाँ पर इससे पिगलेट पैदा होता है, एक छोटा सा पिग, यानी बेबी पिग को हम पिगलेट बोलते हैं, वो जो पैदा होता है उसके अंदर क्या है,
जो GGTA1 जीन है ये दो नहीं है, इनकी दो कॉपीज़ नहीं है, केवल एक ही वर्किंग है। तो एक ही वर्किंग जीन यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों। लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर से लगभग 18 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पर इसी क्लोन पिग्स की ब्रीडिंग करवाई जाएगी, ताकि कुछ ऐसे पिगलेट्स को बनाया जाए, ऐसे यहाँ पर जो सुअर है उनको पैदा किया जाए जिनके अंदर में दोनों जो ये जीन है वो डीएक्टिवेट हो जाए। तो इस तरीके का प्रोसेस अपनाकर क्या कर दिया गया, ये मॉडिफिकेशन करने के बाद में, जीन में कुछ चेंजेस करने के बाद में, ये जो हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता था इंसान के ऊपर में इस जीन की वजह से, उनको डीएक्टिवेट कर दिया, ये जीन ही खत्म कर दिया बॉडी से। अब खत्म करने के बाद में क्या है, इसका हम सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे यही है कि जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो ये कह सकते हो कि ब्रीड पिग्स हैं, है ना, जो ये ब्रीड पिग्स है जिनमें यहाँ पर जीन जो है उनके डीएक्टिवेट हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं ये हार्मफुल जो पिग वायरस होता है वो इंसान में फैला ही नहीं पाएंगे। अब इनके ऑर्गन्स का हम ह्यूमन ऑर्गन्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस अब की बार अपनाया गया है। ऐसे ही हार्ट में किया गया था, ऐसे यहाँ पर किडनी में किया जा रहा है दोस्तों। तो आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी वो जो पेशेंट है जिनमें ये काम किया गया है वो रिकवर कर रहे हैं। देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें आती हैं, जो भी न्यूज़ आएगी वो आपके साथ में लगातार शेयर की जाएगी। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, केवल ये आर्टिकल इनफ नहीं है दोस्तों, इस आर्टिकल के साथ साथ बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा भी आपने पढ़ना होगा, जैसे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करी जाती है, आपको इस पेड ग्रुप में एक PDF के फॉर्म में दी जाती है। ये PDF प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, यानी जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। प्लस इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर होता है, डेट वाइज पड़ा हुआ होता है, तो आपका जो स्टोरेज का इश्यूज़ हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बात यहाँ पे करंट अफेयर्स की दोस्तों, और स्पेशली UPSC की, तो करंट अफेयर को यहाँ पर आपको 2, 4, 6 महीने के नहीं पढ़ने हैं, 1, 1.5 साल के पढ़ने हैं। सारा कंटेंट आपका स्टोर रहता है इस ग्रुप में और डेट वाइज पड़ा रहता है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, आपका जो टाइम वेस्टेज है दोस्तों वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपके पास में इतने अनलिमिटेड ऑप्शंस इस ग्रुप में अवेलेबल हैं। दूसरी बात, इसमें सर्चिंग का एक आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है या फिर आपको कोई न्यूज़ में क्या हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो आप उसको सर्च करके ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। और दूसरी बात दोस्तों, ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है। और ये जो 499 का ग्रुप आपको मिल रहा है ये लाइफ टाइम के लिए, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स आपको फिर भी मिलते रहेंगे। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने का बन बनाया है तो करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज अगर आप कर दोगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का ऑप्शन भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार चेक कर सकते हो कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे इस ग्रुप से। देन उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ बाकी दोस्तों यार, हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, तो प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूं, तो आप यहाँ पर इस टारगेट को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों एक चीज़ और, आज का द हिंदू अखबार उठाओगे तो आपको ऐसी कोई काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं तो पॉलिटिक्स का मैटर ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हमें पढ़ना है एग्जाम के लिए, तो आपको पता है क्योंकि हम यहाँ पे अपने वीडियोज़ में टाइम वेस्ट करते नहीं हैं, तो फिर जब वहाँ पे काम के नहीं है तो हमने अलग अलग सोर्सेज से लिए। आज का डिस्कशन है थोड़ा बेहतरीन भी है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट को कंसाइज करके पढ़ाया गया है, मैंने, यानी कि टू द पॉइंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, आपको मज़ा आएगा, कहोगे मैंने यार इतने से समय में मैंने 10 से 15 आर्टिकल्स कवर कर लिए। चलिए, ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हमारे UPSC के लिए। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो दोस्तों यहाँ पे कम होता चले जा रहा है। 1950 में अगर आप देखोगे तो ये फर्टिलिटी रेट 6.2 था और अभी 2 से कम हो चुका है। ये खुद लैंसेट की स्टडी की रिपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंसेट की स्टडी पहले ये UPSC मेंस में पूछी जा चुकी है, ठीक है, मार्क कर लेना अगर मार्क करना चाहते हो तो। अब इस रिपोर्ट की गहराई क्या है ज़रा ये जानते हैं। तो इस पूरे बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल को हमने यहाँ पर एक ही स्लाइड में कंसाइज कर दिया है। ये रिपोर्ट क्या बोलती है, क्या रीजंस इसमें, क्या इश्यूज़ हैं, हर एक चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। चलिए पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स की।
तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अच्छा एक मिनट, ये टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब है क्या? यानी प्रजनन दर, यानी एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वही तो कहलाता है फर्टिलिटी रेट। तो पहले यहाँ पर दुनिया की स्टडी को कवर किया गया है। तो दुनिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दोस्तों, वो लगभग आप कह सकते हो आज के समय पर 2.23 के आसपास है। 1950 में 4.84 था। नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में लगभग यहाँ पर एक महिला 4.84 बच्चे को जन्म दे रही थी, जो कि यहाँ पर कम होकर अभी 2.23 हो गया 2021 में। पॉपुलेशन थोड़ी सी धीमी गति से बढ़ रही है। अब ये बात क्लियर हो गई। अब आने वाले समय पर एक एक्सपेक्टेशन भी दिया गया इस रिपोर्ट में। इन्होंने ये बोला है कि अभी तो 2.23 हो गया, आने वाले समय पर यह और कम होता चले जाएगा। दुनिया भर में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दोस्तों, ये 2050 तक 1.83 पहुंच जाएगा और 2100 तक ये 1.59 हो जाएगा। तो लगातार यहाँ पर ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। आने वाले समय पर जो आबादी है वो कम होती चली जाएगी। फिर इसी आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो हमारी 47 कंट्रीज हैं, 47 देशों में अगर आप देखोगे जो ये फर्टिलिटी है दोस्तों, वो रिप्लेसमेंट रेट से भी डाउन जा चुका है। और ये कहीं ना कहीं फिर चिंता वाला विषय बन जाता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये रिप्लेसमेंट रेट क्या है? मैं आपको बताऊं, एसएससी में डायरेक्टली रिप्लेसमेंट रेट के बारे में पूछा गया था और कई सारे लोग ऐसे थे जिनको ये नहीं पता था रिप्लेसमेंट रेट होता क्या है। तो दोस्तों, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी कह लो या रिप्लेसमेंट लेवल कह लो या रिप्लेसमेंट रेट कह लो, ये वो वाली चीज़ होती है, देखो, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहे, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। तो उस वाले दर को हम क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी बोलते हैं। लेकिन 47 देश, हमारे दुनिया के 47 कंट्रीज ऐसे हैं जो जहां पर जो ये फर्टिलिटी है वो बिलो रिप्लेसमेंट रेट जा चुकी है। कहने का मतलब है जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन मेंटेन थी, उससे भी कम हो चुकी है आबादी, उससे भी डाउन जा चुकी है आबादी। एग्जाम्पल यहाँ पर जापान वगैरह की बात कर रहे हैं, चाइना वगैरह की बात कर रहे हैं। ये आज के समय पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब पॉपुलेशन हमारी बढ़े, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, भाई अब आबादी बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। चाइना की यहाँ पर गवर्नमेंट के आपने स्टेटमेंट्स देखे होंगे, समझ गए? तो ये हालात हो चुके हैं। बाकी अब इन पॉइंट्स को साइड में करें, स्पेशली बात करें भारत की, तो भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 1950 में 6.8 के आसपास हुआ करता था। 2021 में 1.91 हुआ। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा और कम होता चला जाएगा आने वाले समय पर। 2050 में दोस्तों 1.04, सॉरी ये 2100 में होगा, 2100 में 1.04, 2050 में 1.29। तो धीरे धीरे यहाँ पर इंडिया में भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम तो हो चुका है, आगे और भी कम होगा। अब कहोगे ऐसा क्यों, यानी बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? तो रिपोर्ट में रीज़न की बात करेंगे। कारण है कि भाई मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, प्रोटेक्शंस के यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, फीमेल एजुकेशन यहाँ पर बढ़ चुकी है। ये मेन इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है जिसकी वजह से ये फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, यानी कम हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पर इसके इम्पैक्ट की। अगर मान लो फर्टिलिटी रेट बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर चल रहा है तो उसका असर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है इसमें दोस्तों, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी डेमोग्राफी है, उसमें एक बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा? क्योंकि अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो जो यूथ है, जो नौजवान थे, वो बूढ़े होने लगेंगे। बूढ़े होने लगेंगे मतलब देश में या दुनिया में बूढ़े लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने लगेगी, है ना। वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होने लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होगा। हमारे हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जितने जितने बुजुर्ग होते रहोगे बीमारियां बढ़ती रहेंगी, हेल्थ केयर पे बर्डन्स पड़ेंगे, है ना। फिर उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप कहोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना, क्योंकि आने वाले समय पर जब फ्यूचर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, आबादी कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कई सारी प्रॉब्लम्स भी कम होगी। जैसे यहाँ पर फूड सिस्टम को लेकर, एनवायरमेंट्स को लेकर, जो हमारे पास में रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं। जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कम पॉपुलेशन ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट हम देख पाएंगे। दूसरी बात, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कम चलेगा, यानी कि कम बच्चे अगर रहेंगे, तो इससे जो वेमेन की डिसीजन मेकिंग पावर है घर में वो भी इंप्रूव होगी, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर बताया गया। तो लो लेवल के फर्टिलिटी रेट से ये सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ये इम्पैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अब इस रिपोर्ट में कुछ सजेशन दिए गए कि भाई कुछ उपाय जिसको आप अपना सकते हो। जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जो आज के समय के प्रोटेक्शंस यहाँ पर दोस्तों जो यूज़ किए जाते हैं स्पेशली, ठीक है, तो उनका यहाँ पे यूज़ में काफ़ी सारी पिल्स आती हैं या बहुत सारी और भी यहाँ पर मेडिकेशंस आ चुकी हैं आज के समय पर, समझ गए, पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की। फिर यहाँ पे बात आ रही है कि स्पेशली जो हमें फीमेल एजुकेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा,
सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें अपना हेल्थ केयर और ज़्यादा मजबूत करना होगा। ये इंपॉर्टेंट सजेशन है क्योंकि आगे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए, ये थी हमारी रिपोर्ट जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने केवल एक ही पेज के अंदर यहाँ पर डिस्कस करके कर दिया है समाप्त। नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड में है और अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल ई वेस्ट जनरेशन के बारे में। ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर अगर ख़राब हो चुका है तो आप उसको भंगार में डाल दोगे, वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। तो बोला जा रहा है भैया साल 2022 में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ है ये अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ वेस्ट जनरेट हुआ है। ये हमारे लिए करंट समय पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो ई वेस्ट की रिसाइकलिंग हो रही है बहुत कम हो रही है, यानी इसको मैनेज तो हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कूड़ा जनरेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में ये बोला है कि भैया, और सीधा देखो ये बात कोई और नहीं बोल रहा, यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट है। तो यूनाइटेड नेशन के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। इनका कहना यह है दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन है वो 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जितना रिसाइकिल नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अपने आप में चिंता का विषय है नहीं है? बिल्कुल है। अब ये रिपोर्ट क्या है दोस्तों? ये जो रिपोर्ट आई है, ये इस रिपोर्ट को यहाँ पर तैयार किसने किया है? तो यूनिटर क्या है बेसिकली? यह है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इन्होंने पार्टनरशिप किया है अलग अलग बॉडीज़ के साथ में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ में, फाउंडेशन, कार्मेगिक। तो इन सब ने आपस में पार्टनरशिप करके इस रिपोर्ट को तैयार किया और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। अब इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, यानी ये रिपोर्ट कहना क्या चाहती है? नंबर 1 पॉइंट, इस रिपोर्ट का कहना यह है कि अगर आप वर्ल्ड में देखोगे जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बढ़ता चले जा रहा है, ये 2022 का डेटा देख के चौंक जाओगे। केवल और केवल साल 2022 में 62 मिलियन टन्स के आसपास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम इसे 2010 से कंपेयर करें तो 82% की बढ़ोतरी निकली है दोस्तों। यानी कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है लेकिन उसका मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ये तो हो गया करंट से, यानी कि हमारा जो भूतकाल से वर्तमान में क्या स्थिति पहुंची है ये हो गई। अब आगे भविष्य में क्या रहने वाली है? तो ये जो कूड़ा है आगे भी जनरेट होता रहेगा और आगे 32% से और बढ़ोतरी होगी। ये कहीं ना कहीं 2030 में लगभग 82 मिलियन टन्स के आसपास हम इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रहे होंगे, जो कि अभी 62 मिलियन है। तो आगे भी सिचुएशन गंभीर होगी। फिर बात आती है रिसाइकलिंग गैप की। भाई इसका मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो केवल 1% जो रेयर अर्थ एलिमेंट डिमांड है दोस्तों, वो यहाँ पर पूरी की जा रही है इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग से। तो ये जो ई वेस्ट में रिसाइकलिंग हो रही है, भाई इसको वापस से जो प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है इस कूड़े का, वो बहुत कम है। इससे 5 गुना ज़्यादा तेजी से तो रोज कूड़ा जनरेट हो रहा है। समझ गए? तो गैप लंबा है। अब यहीं पर बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया के स्टेटस के बारे में, क्योंकि हमारे यूपीएससी के लिए थोड़ा सा इंडिया का एस्पेक्ट भी लेना ज़रूरी है। सभी जगह पर क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। जब बात करते हैं ई वेस्ट जनरेशन में तो इंडिया दुनिया का एक बहुत बड़ा जनरेटर माना जाता है। 4137 मिलियन केजी के आसपास हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो जनरेट किया है। अब सवाल यह है ई वेस्ट होता क्या है और इससे दिक्कत क्या है? होने तो जनरेट हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में आएगा भाई ये तो चीज़ें हैं, लोग खरीदेंगे, यूज़ करेंगे, ख़राब होगा तो फेंकेंगे ही, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब देखो इसके बारे में समझना। तो ई वेस्ट को हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं काफ़ी खतरनाक। जब ख़राब हो जाता है तो फेंक देते हो, मोबाइल फ़ोन, टीवी वगैरह। और ये जो ई वेस्ट होते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे जहरीले मटेरियल्स होते हैं। जहरीले मटेरियल्स मतलब जैसे लेड, मरकरी, ये सारी चीज़ें। और लेड, मरकरी जैसी चीज़ें इंसान के लंग्स को या रेस्पिरेटरी फंक्शंस को डैमेज कर सकती हैं। एक इंसान के ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उसके ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। तो ई वेस्ट क्यों खतरनाक है ये आपको समझ में आया। अब देखो दूसरी चीज़, इसके मैनेजमेंट में दिक्कत क्या है। भाई ज़्यादातर क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो रिपेयरिंग करने के ऑप्शन उसमें लिमिटेड है। कई बार प्रोडक्ट दोबारा सही हो जाता है, लेकिन मानना यह है भैया एक बार मोबाइल ख़राब हो गया तो हो गया, उसे सही करवाना बेकार है। इंसान ये सोचने लगा है, फेंक देता है। और इन प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट होती है और प्रॉपर हमारे पास में इसको मैनेज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं इसके मैनेजमेंट के अंदर में। क्लियर?
अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये भी आएगा, जब इतनी बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट के अंदर में, तो इसको लेकर इनिशिएटिव्स क्या है हमारे पास में, कैसे हम इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे, कोई कदम उठाया गवर्नमेंट ने या नहीं उठाया, ज़रा ये समझते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में ऑलरेडी कुछ नियम हैं, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का ये कानून है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेकर आया था। 2022 के जो ये रूल्स थे ना दोस्तों, इन्होंने क्या किया, पुराने वाले रूल्स को रिप्लेस कर दिया था। यानी 2022 से पहले के जो कानून थे वो 2016 के थे, उनको ख़त्म करके ये नए वाले कानून आए। और जो ये रूल्स थे इनको मैनेज किसने किया, इन रूल्स को यहाँ पर मैनेज किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है, हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऐड किया, EPR जिसको बोलते हैं। इसको लाया गया था हमारे 2011 के अंदर में। ये क्या करता है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्लास्टिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसको मैनेज करने के लिए। तो इस प्रकार के नियम यहाँ पर लेकर आए गए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हमारे पास में उठाए गए हैं, ध्यान रखिएगा इस इनिशिएटिव के बारे में, ये भी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। चलिए, मज़ा आ रहा है। आर्टिकल्स को बिल्कुल शॉर्ट कंसाइज वे में और बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा कि एक भी पॉइंट भी नहीं छूटा आपका। आप इस पूरे आर्टिकल का, यानी ये जो आर्टिकल है, मैं इसमें आप अगर कुछ क्वेश्चन बने तो सीधा सीधा टेप भी सकते हो, वहीं पर ही काम हो जाएगा, लेकिन जो कि आपको हर तरफ से नॉलेज भी दे रहा है। आगे बात करते हैं। हमारे द हिंदू अखबार में एक टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एक चेतावनी दी है। किस चीज़ को लेकर, भाई जो ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर, कि भाई जो ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स आज के समय पर है नहीं, बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब पर कई सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, उनसे पार्टनरशिप कर लेते, भैया आप हमारे प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर दो, है ना, इसके बदले आपको पेमेंट देंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर ये सब प्रमोट करते रहते हैं। अब प्रमोट करते हैं भाई, उनसे काफ़ी सारे जो यंग लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो भी सोचते हैं यार हम इस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हम यहाँ पर इससे इंस्पायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सही बता रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स है ये होते बहुत खतरनाक हैं। एक यूथ को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर ये सही चीज़ है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे पास भी बहुत सारे गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स के ये जो कह सकते हो प्रमोशंस के लिए यहाँ पर जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं ना, वो मेरे पास भी पड़े हैं। बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे मेल, मैं दिखा नहीं सकता, फिर कंपनी यहाँ पर आ जाएंगी, सारे नाम आ जाएंगे। तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं कि भाई आप यहाँ पे हमारा ये प्रमोशन कर दो, आपको इतना 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 यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा, इतना इतना पेमेंट मिल जाएगा। बट होता यार यहाँ पे यह है कि ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करती। अब सेटिस्फाई नहीं करती यार, तो प्रमोट क्यों किया जाए, है ना, सारी बात ये भी है। मेरा सही चलता है मामला, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि यार ये सब चीज़ें मैं प्रमोट कर सकूँ, है ना। एक बार कोई चीज़ हो ऐसी जिसका फ़ायदा ऑडियंस को हो रहा हो कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इनके लाइफ में कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड कर सकेगा, ये लाइफ में कुछ बदलाव ला सकेगा, इनको स्किल्स अगर दे रहा होगा कि हाँ इससे लाइफ में कुछ कर सकेंगे, स्किल्स आ रही है, कुछ बढ़िया काम कर सकेंगे, फैमिलीज़ को, अपनी फैमिली को हेल्प कर सकेंगे बढ़िया काम करके, तो उसमें एक चीज़ समझ में आती है। बट जहाँ यहाँ पे जब समझ में नहीं आते तो गेम ख़त्म है। यहाँ पे क्या है भाई, गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, भाई लोग प्रमोट कर रहे हैं, भाई चलाओ पैसा कमाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों की आदत और लग जाती है, इस चक्कर में बोल दिया जाता है पहले ही, भाई यहाँ पर ये इसमें आदत लग सकती है आपकी, ये सारी चीज़ें बोल दी जाती हैं एडवर्टीजमेंट में पहले ही, आपको पता होगा, है ना। तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, आप खुद आए हो उसमें। तो हुआ क्या, केंद्र सरकार सीधे आई और केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको चेतावनी दी कि भाई आपने क्या करना है, ये वाले प्लेटफॉर्म, स्पेशली जो बाहर के ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको तो यहाँ पर बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है। इनके एडवर्टीजमेंट्स ख़त्म का वो बहुत ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आओ अब मैं आपको बहुत डिटेल से लेकर चलता हूँ, उसकी गहराई में समझाता हूँ हमारे पास में क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, क्या चिंता का विषय है, क्या हो रहा है आजकल, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के समय पर, और आजकल क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे वो तो आपको पता ही है ना। तो कहीं ना कहीं उनको बोला गया है कि भाई आपने ये ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स किसी भी फॉर्म में प्रमोट नहीं करना है। और स्पेशली जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स है दोस्तों, उसमें भी रखा गया है सरोगेट एडवर्टीजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, जो गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है ना, ये पीछे से कुछ और कारनामे कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवर्टीजमेंट किसी और चीज़ का करवाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपने टीवी में इंपीरियल ब्लू का यहाँ पर ऐड देखा होगा। अब इंपीरियल ब्लू क्या करता है, ऐड में तो सीडी दिखाता है कि भैया हम सीडी बेच रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल।
समझ गए? तो दिखाना कुछ और है लेकिन उसका प्रोडक्ट लोग जानते हैं वो एग्जैक्टली क्या है। तो वो एडवर्टीजमेंट सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स कहलाते हैं, ध्यान। ठीक है, तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स क्या है? एक प्रकार के सब्सटीट्यूट एडवर्टीजमेंट फॉर गुड्स, जिसको डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं किया जाता क्योंकि कानून उस पर रोक लगा चुका है, लेकिन किसी और तरीके दूसरी तरकीब से एडवर्टाइज किया जा रहा है। ऐसे ही गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं दोस्तों। इस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे रोकने की बात कर रही है, क्योंकि जो ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इंटरमीडिएट्स आपको देखने को मिलेंगी, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कंटेंट जो है इनका, ये इंडियन ऑडियंस को जो टारगेट कर रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं। और अगर गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति फिर भी इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है जो घोटालेबाज है, तो कहीं ना कहीं इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उसके ऊपर लगाया जाएगा और यह उल्लंघन होगा इस पर्टिकुलर लॉ का। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आर्टिकल में बोला जा रहा है हमारे पास में पहले कौन कौन से प्रोविजन थे, क्या हमारे पास में पहले कोई प्रावधान है इन सब मामलों को टैकल करने के लिए? जी बिल्कुल है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 का ये कानून है, जो कि स्पेशली फोकस करता है भाई कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो डायरेक्टली बच्चों को टारगेट करते हैं, है ना, कोई गलत एडवर्टीजमेंट ना दिखाया जाए, उसके ऊपर रोक लगाता है। फिर उसके बाद में IT एक्ट सेक्शन 79, ये भी यहाँ पर कई सारे एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर रोक लगाता है जो स्पेशली यहाँ पर लॉ के मुताबिक सही नहीं है। फिर तीसरा यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर इलीगल एड्स के ऊपर रोक लगाने की बात करता है। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये क्या करता है, जो स्टेक होल्डर्स, ऐसे व्यक्ति, ऐसी पर्टिकुलर बॉडीज़ जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है। तो ऑलरेडी हमारे पास में प्रोविजंस हैं। अब यहीं पे आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि भाई इनसे संबंधित चिंताएं क्या हैं, आखिरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, चलने तो जो चल रहा है मामला, क्यों हम टांग अड़ा रहे हैं बीच में? ऐसा नहीं है, जो गलत है उसे रोकना तो होगा ना, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें एक एडिक्टिव बिहेवियर है। ठीक है, एक इंसान को एडिक्शन होगा, लत लगेगी, जोखिम उठाएंगे, पैसा डुबाएंगे अपना बहुत सारा, हो सकता है कमा ले लेकिन पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत सारे हैं, बर्बाद होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। फिर है एक तरीके का सट्टा ही तो हो गया ना, और सट्टा कितनी गंदी चीज़ है ये सभी ने पता है। फिर बात आती है रेगुलेटरी एम्बिग्विटी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अटैक्स, ये इश्यूज़ भी हैं दोस्तों। साइबर अटैक्स यहाँ पर हो सकते हैं, कई बार मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, इससे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है इन प्रोसेस के माध्यम से, जो सब इलीगल है, सब चिंता का विषय है। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर में जोर दिया है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं लीगल प्रोविजंस के बारे में। जो ये गैम्बलिंग हो रही है, बेटिंग हो रही है, इसको लेकर कुछ लीगल प्रोविजंस क्या बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हमारा 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल एंट्री नंबर 34, ये हमारे स्टेट्स को ताकत देता है कि हमारे राज्य सरकार क्या कर सकें, इन बेटिंग और गैम्बलिंग जैसी चीज़ों को रेगुलेट कर सकें। उसके अलावा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 हमारे पास में ऑलरेडी कानून है। लॉटरीज़ के लिए लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998 है। फेमा एक्ट है 1999, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ सेंट्रल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने GST लगा दी थी ऑनलाइन मनी गेमिंग के ऊपर में, कैसीनोज के ऊपर में, हॉर्स रेसिंग के ऊपर में। तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं या कुछ ये प्रोसेसेस हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भाई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका सुझाव बताओ, उपाय बताओ। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। अब एट द लास्ट इसका वे फॉरवर्ड देखें, इसका उपाय क्या है। तो हमें क्या करना होगा, बहुत डिटेल से इसके ऊपर में निगरानी रखनी होगी, जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन्स चलाने होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ में कोलैबोरेशन करना होगा कि भैया ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट ना किया जाए। समझ गए? सेलिब्रिटीज़ जो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें फैला रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, उनके साथ में डिस्कशंस करने होंगे ताकि इनसे संबंधित चिंताओं को थोड़ा सा ख़त्म किया जा सके। क्लियर? समझ में आ गया? मज़ा भी आ गया? चलिए आते हैं एक और टॉपिक पर। यह भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ यहाँ से शुरू होती हैं, उनको फटाफट कवर करेंगे। द हिंदू में ही मेंशन्ड है, JNCASR के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक पेनक्रियास मिमिकिंग सिस्टम को डेवलप किया। एक ऐसा सिस्टम बताया है जो कि डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हेल्प करेगा, स्पेशली पेनक्रियास को लेकर वर्क करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पेनक्रियास के बारे में पूछा जा सकता है कि भैया पेनक्रियास के फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ।
तो न्यूज़ क्या है वही यहाँ पर आपको देख पाओगे। न्यूज़ मैंने यहाँ पर चेप दी है। JNCASR के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक पेनक्रियास से संबंधित हाइड्रोजल सिस्टम को डेवलप किया जो कि क्या करेगा, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएगा। आखिरकार पेनक्रियास होता क्या है? पेनक्रियास दोस्तों हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे स्टमक के अंदर में अपर लेफ्ट एब्डोमेन में लोकेटेड है। ये स्टमक हो गया, ऊपरी वाले हिस्से में ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास का शेप ये आप देख पाओ ऑरेंज कलर का, यही है पेनक्रियास। पेनक्रियास का मेन काम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो दो प्रकार के फंक्शन हैं, एक्सोक्राइन फंक्शंस होते हैं और एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शंस की बात करेंगे तो जो पेनक्रियास है इसमें कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे बॉडी में एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं और वही एंजाइम के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनको तोड़ने का काम करता है एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, छोटी वाली आंतों में। समझ गए? फिर आता है एक एंडोक्राइन फंक्शन। यहाँ पर जो पेनक्रियास है क्या करता है, बहुत सारे प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन आपने सुना होगा। भाई लोगों को डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि ये जो पेनक्रियास है सही से काम नहीं कर रहा होता। पेनक्रियास प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। तो पेनक्रियास का इंसुलिन प्रोड्यूस करना ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन ही वर्क करता है दोस्तों। तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करने का काम पेनक्रियास ही करता है और ये इसका एक एंडोक्राइन फंक्शन है। क्वेश्चन बन सकता है भैया ये बताओ इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है या एंडोक्राइन फंक्शन है? समझ गए? फिर इंसुलिन से संबंधित या पेनक्रियास से संबंधित कई बीमारियां होती हैं। पेनक्रियाटिटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया, तो इनसे संबंधित कुछ डिसऑर्डर्स हैं। समझ गए? तो बेसिक तरीके से मैंने आने बिल्कुल काम की चीज़ मैंने आपको बताई एग्जाम के लिए। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, केवल काम के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर सीधा सीधा उठा ली। नेक्स्ट आर्टिकल, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। अब यहाँ पे बात हो रही है राइट व्हेल्स के बारे में। तो जो राइट व्हेल्स है अगर ये फिशिंग गियर से गुजर जाए, फिशिंग गियर मतलब जब मछली पकड़ने जाते हैं कुछ जाल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस जाल में फंस कर काफ़ी सारे कट लग जाते हैं इस राइट व्हेल के ऊपर में। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आ जाती है कि फिर ये ब्रीड नहीं करती आगे और यहाँ पर व्हेल्स को ये प्रोड्यूस नहीं करती है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई राइट व्हेल के बारे में। और राइट व्हेल दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है इस बार के लिए, खासकर क्योंकि तीसरी बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस साल में, जनवरी से लेकर अभी तक। राइट व्हेल की जो स्पेशली जो नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल्स हैं इनकी पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। 2007 में अगर आप देखोगे, फिर 2000 अब सिचुएशन क्या है 2021 में देखोगे तो पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाओगे पॉपुलेशन कम पे कम होती चली जा रही है राइट व्हेल्स की। क्या होती है राइट व्हेल? एग्जाम में अगर कुछ पूछा गया दोस्तों तो ये ही कुछ 7-8 पॉइंट्स में पूछा जाएगा, अदरवाइज कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा तो इतने में से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो स्टडी ने यहाँ पर ये देखा कि जो ये फीमेल राइट व्हेल्स होती हैं ये एक बार अगर फिशिंग गियर में फंस जाएं, इस प्रकार के जाल में फंस जाएं, फिर इनके बॉडी ऐसी सफ़र करने लगती है कि ये ब्रीड नहीं कर सकती बाद में। अब राइट व्हेल्स होती क्या है? देखो, राइट व्हेल की अपने आप में 3 स्पीशीज़ होती हैं और तीनों स्पीशीज़ के जो IUCN स्टेटस है वो बराबर में दिए गए हैं। उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो सदर्न राइट व्हेल होती है वो उसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है। फिर होती है दूसरी नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसकी पॉपुलेशन को बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर एक होती है नॉर्थ पैसिफिक राइट व्हेल्स, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, अगेन ये भी खतरे में ही है। समझ गए? अब जो ये राइट व्हेल्स है ज़्यादातर जू प्लैंक्टन खाने का काम करती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय पर इनकी पॉपुलेशन क्यों कम हुई? पॉपुलेशन कम होने के पीछे कई सारे रीजन्स है, जैसे वही मछली वाले जाल में फंस जाना, या फिर कभी ये जहाज़ से सीधा टकरा जाती हैं, है ना, या फिर मछली पकड़ते पकड़ते ये उस जाल में फंस जाती हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है ना, टेम्परेचर का गर्म होना, ये भी रीज़न है जिसकी वजह से जो राइट व्हेल्स है वो सफ़र कर रही हैं आज के समय पर। तो ये उनके लिए कुछ खतरों के बारे में बात की गई। चलिए, एक और टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? वही 2-3 लाइनों से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से दोस्तों ये आर्टिकल लिया गया है, यानी PIB का टॉपिक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया गया है। इंडिया, मोजाम्बिक, तांजानिया, ये 3 देश हैं। तो 3 देश हैं तो मतलब ट्राइलेटरल हो गया। इन तीनों देश के बीच में जो अभ्यास है दोस्तों, वो अभ्यास यहाँ पे अभी हो रहा है जिसका नाम है IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज।
ठीक है, IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। तो अभी 2024 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है। 21 मार्च से 29 मार्च तक ये अभ्यास चलने वाला है, जिसमें भारत, मोजाम्बिक और तांजानिया ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं। यानी ये 3 कंट्रीज है, ऑब्वियस ही बात है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बताइए जो IMT ट्राइलेट है ये कौन सा अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर है एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। या क्वेश्चन बन सकता है इंडिया, मोजाम्बिक, तांजानिया के बीच में एक अभ्यास होता है, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी होती है? तो नाम ध्यान रखना है आपने, ठीक है। या क्वेश्चन बन सकता है कि जो IMT ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है कौन से देशों के बीच में होती है? तो ये इंडिया, मोजाम्बिक, तांजानिया के बीच में होती है। तो ऐसे घूम फिर के ये क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, जो पहला एडिशन था इस अभ्यास का वो कंडक्ट किया गया था अक्टूबर 2022 में, ठीक है। और जो अभी 2024 वाला एडिशन है ये एक लेटेस्ट एडिशन है, जहां पर ये तीनों देशों की जो नेवी हैं वो साथ में मिलकर अभ्यास कंडक्ट कर रही हैं। साथ में मिलकर अभ्यास कंडक्ट करने से क्या होगा, इनके बीच में जो डिफेंस कॉपरेशंस हैं, डिफेंस रिलेशंस हैं इन सभी देशों के, वो काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आता है यहाँ पर एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात है ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना करना चाहो तो। मैंने पहले ही बोला था आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट बहुत है। ऑपरेशन इंद्रावती आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, एक लौता इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेती नाम के कंट्री से हम इंडियंस को निकाल रहे हैं, और ये जो इंडियंस को निकाला जा रहा है, यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, वो ऑपरेशन इंद्रावती के थ्रू ही किया जा रहा है। पता होगा आज से 10 दिन पहले मैंने थंबनेल लगाया था, उसमें मेंशन किया था कि भाई इस देश में बवाल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। कैदी कुछ आए, उन्होंने जेल तोड़ दिया, जेल से कैदी भाग गए, खतरनाक इमरजेंसी लागू हो गई। वो कौन सा देश है? वो दोस्तों हेती है। हेती में आज के समय पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। कई सारी गैंग्स खड़ी हो चुकी हैं, सरकार के खिलाफ में खड़ी हो चुकी हैं, कैदी वगैरह जेल से भाग चुके हैं, खूंखार कैदी जो कह सकते हो। तो दंगे ही दंगे हो रहे हैं पूरे हेती में। तो उस दौरान यहाँ पर इंडियंस को वहाँ से निकाला गया है ऑपरेशन इंद्रावती के तहत, ठीक है। तो ये ऑपरेशन इंद्रावती क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। सॉरी, अभी तो डिटेल में गए नहीं है हम, ये मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन किस चीज़ से संबंधित है। चलिए यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया ताकि वो अपने भारतीय लोगों को हेती से निकाल सकें, डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंचा सकें। यानी हेती के बगल में एक देश है, वहाँ पर सेफ जगह पर इनको पहुंचाया जा सके, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन अभी चल रहा है इसमें 12 यानी 12 भारतीयों को ऑलरेडी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया, क्योंकि हेती आज के समय पर इमरजेंसी वहाँ पर लग चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, वो यहाँ पर जेल से छोड़ छाड़ के भाग चुके हैं और देश में दंगा फैला रहे हैं। सवाल यह है, हेती की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको US जाना पड़ेगा। अमेरिका है, नीचे मैक्सिको है, ये हमारा ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे साउथ अमेरिका हो गया, इनके बीच में कैरेबियन सी है। इसी कैरेबियन सी में कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ये सब कैरेबियन नेशंस कहलाते हैं। तो हेती जो है दोस्तों यहीं पर है। ये आप देख पाओगे, ये जो डार्क कलर हुआ है ना, ये हेती है। हेती की कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस, और हेती के बगल में है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो अभी यहीं से इंडियंस को हेती से निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक अभी सेफ जगह पर पहुंचाया गया ताकि वो सेफ रहें, क्योंकि यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है या गर्म हो चुका है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्रालय से डायरेक्टली गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेटा पब्लिश किया है। क्या और किस चीज़ के बारे में ये बात करते हैं? तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रहा है, प्रोजेक्ट ANAGRANINF के बारे में। तो ये क्या है प्रोजेक्ट, आओ हम इसको डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है एक नए एंटीबायोटिक्स को बनाने के ऊपर में, एक नया एंटीबायोटिक जिससे हम क्या कर सकें, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म कर सकें। होता यहाँ पर यह है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये केवल अकेला भारत डेवलप नहीं कर रहा है, इंडिया और स्पेन की कंपनियां यानी स्पेनिश कंपनियां, ये दोनों मिलकर आपस में कोलैबोरेट करने के बाद में इस इनिशिएटिव को चला रही हैं या इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या होने वाला है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इनका यह है कि एक एंटीबायोटिक तैयार करना। एंटीबायोटिक क्या करता है, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को मारकर ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन करंट समय पर आपको पता है दोस्तों, बैक्टीरिया कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है या हम एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इतना खतरनाक हो जाता है फिर उस पर दवाई का असर नहीं होता।
तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। एक ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है जहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहा है, तो उन कंडीशन से लड़ने के लिए एक एंटीबायोटिक्स रेडी किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर हम नेगेटिव पैथोजन से लड़ सकें, नेगेटिव बैक्टीरिया से हम लड़ सकें, है ना। स्पेशली वो बैक्टीरिया जो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, है ना, एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है उससे भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस को तोड़ने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भाई एक प्रोजेक्ट है ANAGRANINF, बताओ ज़रा यहाँ पर यह प्रोजेक्ट कौन से दो कंट्रीज़ के बीच का इनिशिएटिव है। तो वो है इंडिया और स्पेन। और बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ नोवल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट, मतलब एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरा नाम है। आगे आते हैं एग्जाम के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एक इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है। तो इन्होंने भारत को इलेक्ट किया है एज अ को चेयर, जिस वजह से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए बहुत मायने रखने वाला आर्टिकल है। लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बना तो इन 4 पॉइंट से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, लिख के रख लेना। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो पहले बात है यहाँ पर ITU के बारे में, आखिरकार यह है क्या? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दूर संचार की बात कर रहे हैं हम। तो इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, जैसे हमारी देश की, अगर हम देश की ट्राई की बात करते हैं वो ट्राई है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये वैसे ही यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली बॉडी है ITU। तो ITU ने भारत को एज अ को चेयर इलेक्ट किया है अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में कि भाई आप आओ, आप यहाँ पर इसको लीड करो। तो ITU है क्या स्पेशली? तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी ही है ये, ठीक है। तो UN की एजेंसी है, स्पेशली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है। सवाल बन सकता है आपसे ITU में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं? तो 193 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, इसमें इंडिया भी शामिल है, इंक्लूडिंग इंडिया। और 900 से ज़्यादा कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो संगठन है वो भी यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। बाद में ITU के बारे में समझेंगे, इसका इतिहास, इसको बनाया कब गया था। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1865 में, ताकि हम पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ नेटवर्क्स को मैनेज कर सकें। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई बताओ ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा नामक जगह पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बस इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ एक और मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल जो कि AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है। आपने कई बार टॉपर्स को जब आपने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे UPSC के स्पेशली, तो वहाँ पे आपको पता होगा लोगों ने AIR का जिक्र बहुत किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में रखे हुए होते हैं, जैसे PIB से आते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी के बारे में चर्चा हो रही है, तो प्रीलिम्स में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ हो सकता है। हुआ यह है कि भारत ने एक बॉडी की आलोचना की है, उस बॉडी का नाम है UCM, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मॉडल। तो भारत यहाँ पर इस बॉडी के खिलाफ में है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी इंडिया के खिलाफ बात कर रही है। इंडिया के खिलाफ क्या बात कर रही है, ज़रा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मैटर दोस्तों ये है कि जब बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशन की, तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन के अंदर में उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और जो 6 मेन ऑर्गन है, 6 मेन अंग है यूनाइटेड नेशन के, उसमें से सबसे मेन अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की बात करते हैं, मेंबर्स की बात करते हैं, तो इसमें कितने हैं? 5 तो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर भारत पहले रह चुका है। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसका परमानेंट सदस्य बने। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें US, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके पास में वीटो पावर वगैरह है, मेन ताकत है। तो इंडिया चाहता है भाई हमें भी ये 5 परमानेंट मेंबर में एक जगह मिलनी चाहिए, या इसको 6 कर दो या कुछ बदलाव करो। तो इंडिया लंबे समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की मांग कर रहा है, सुधार की मांग कर रहा है, और इंडिया को सपोर्ट कर रही है ज़्यादातर कंट्रीज़ कि हाँ बिल्कुल भारत को एक परमानेंट मेंबर का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जो ये UFC मॉडल है, यानी वही यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मॉडल, इसने दोस्तों अपोज कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, हम सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इस रिफॉर्म्स के खिलाफ में। तो भारत ने इन्हीं के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया, भाई आप गलत हो, होना चाहिए रिफॉर्म। तो ये मैटर चला,
जिस वजह से यहाँ पर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस आज के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। क्या है ये ग्रुप? 4 पॉइंट ध्यान रखना। पहला, जो यूएफसी ग्रुप है इसको बनाया गया था 1990 में। इसको हम कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जानते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो नॉन परमानेंट सीट्स है उसको एक्सपैंड करना है ना, न्यू परमानेंट सीट्स को यहाँ पर स्पेशली रोक के चलना, उसको अवॉइड करना, ये इसका मेन काम है। मेंबर्स की बात करेंगे तो यूएफसी के कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस में टोटल 12 मेंबर्स आते हैं। उन 12 मेंबर्स में के साथ साथ 2 ऑब्जर्विंग कंट्रीज भी हैं। जब बात करते हैं 12 मेंबर्स की तो उसमें एक तो हो गई P5 कंट्री, है ना। P5 कंट्री हमने अभी डिस्कस कर लिया कौन कौन सी हैं। उसके अलावा यहाँ पर चाइना, इटली, टर्की, पाकिस्तान, ये सब यहाँ पर इसका हिस्सा है, ये सब इसका पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कुछ बढ़िया काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर इसकी आलोचना कर रहे हैं, जिस वजह से चर्चा में आया। चलिए, एक और टॉपिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लोकेशन की बात हो रही है, कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था मैप में, मतलब जब मैप का क्वेश्चन देता हूँ वहाँ पे मैंने बोला था पपुआ न्यू गिनिया को मैप में आपने देखना है। तो आज आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे एक देश को हम मैप में देखते हैं, या कैसे यहाँ पर एक कंट्री को मैप में देखा जाता है, कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पपुआ न्यू गिनिया दोस्तों एक देश है जिसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। अगर हम इसको मैप में देखें तो स्पेशली जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर कई सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। यहीं पर पपुआ न्यू गिनिया नाम का एक देश आपको देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया के जस्ट बगल में। ये इसकी कैपिटल हो गई। नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आपको ये कंट्री नजर आएगा। तो पहले आपको इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखनी होती हैं। कोई भी देश न्यूज़ में है उसकी बाउंड्रीज देखो भाई, कौन कौन से देश इसके आसपास हैं, ठीक है। तो पहली बात, ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, लोकेशन हमें पता चल गया। इसके आसपास कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर आप कुछ आइलैंड्स देख पाओगे। ईस्टर्न हाफ ऑफ न्यू गिनिया का अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। फिर आता है बिस्मार्क आर्किपेलागो, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप हैं। ये पूरा आइलैंड दोस्तों कह सकते हो जो इक्वेटर का साउथ वाला रीजन है वहाँ से खिंचता हुआ टॉरेस स्ट्रेट तक पहुँचा हुआ है। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो वेस्ट में इसके इंडोनेशिया है, साउथ में ऑस्ट्रेलिया है और साउथ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड है। ये पपुआ न्यू गिनिया हो गया, तो इसके वेस्ट में हो गया इंडोनेशिया, साउथ में हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट में हो गया यहाँ पर सोलोमन आइलैंड्स। समझ गए? तो ये कुछ कंट्रीज इसके आसपास हो गई। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे तो इसकी जोग्राफी क्या है, तो ये पर्टिकुलर आइलैंड जो है दोस्तों पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, आपको पता है ना इस तरीके से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनता है जहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज प्रेजेंट हैं और वॉल्केनोज बर्स्ट भी होते रहते हैं लगातार। बाकी इस पपुआ न्यू गिनिया में 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ इसकी यहाँ की मेन नदियाँ हैं, एक है सेपिक और दूसरी है फ्लाई। और हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट वेलहेम, ये सबसे ऊंचा पहाड़ आपको देखने को मिल जाता है पपुआ न्यू गिनिया के अंदर में, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक की हमारी बात हो गई, क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। 50 या 52 मिनट के अंदर में हमने कितना कुछ आज कवर किया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कुछ डेटा था, बाकी अखबार उठाओ, आप एक बार चेक करो भाई क्या काम का क्या नहीं काम का। मैं चेक कर चुका हूँ, तो आपको वहाँ पे ऐसा कुछ काम का मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट चीज़ है वो पहले पढ़नी ज़रूरी है। बाकी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में बात करेंगे तो 2018 क्वेश्चन था, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाम एक इनिशिएटिव है, किसने लॉन्च किया है, UNFCCC ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने कई सारे लोगों के सजेशन देख लिए हैं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं इंडेक्स लगाओ मत लगाओ, काफ़ी सारे कमेंट आए सर इंडेक्स लगा दिया करो, ठीक है, तो मैं लगा दूंगा। दूसरी बात, मेंस का क्वेश्चन दोस्तों हम मंडे से लेना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आपने मेंस वाला जो क्वेश्चन देना शुरू किया था वो बंद कर दिया, आपने 1.5-2 साल तक बहुत क्वेश्चन दिए, अच्छा रहता था, वो प्रैक्टिस होती रहती थी। मैंने उसको इसलिए रोका क्योंकि दोस्तों ग्रुप में मेंस क्वेश्चन लिखते थे, डिस्कशन करते थे, उसके अलावा लोग इधर उधर के कंटेंट शेयर करते रह आते थे। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों, फालतू का कंटेंट शेयर करोगे तो मेरे पास शिकायत भी आती है। कई बार यहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर मेरे को कंप्लेंट करने लगे कि तुम्हारे ग्रुप में ये सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं यार। अब वो बच्चे शेयर कर रहे हैं, PDFs उनके शेयर कर दे रहे हैं, उनका पेड कंटेंट उस ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है गलत हो जा रही थी। तो इस चक्कर में उसके ऊपर मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो ग्रुप काम ही नहीं कर रहा था। मतलब कर रहा है, लोग सेंड कर लेते हैं फोटोज़ वगैरह उस पर कुछ लिख कर, तो आप फिर भी क्वेश्चन लिखकर सेंड कर सकते हो। बाकी मंडे से यहाँ पर थोड़ा ग्रुप के ऊपर थोड़ा और रिस्ट्रिक्शन लगाकर मैं उसको ओपन कर दूंगा, आप वहाँ से मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। खुश? चलिए आगे आते हैं और करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।